हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी सरोवर में। आज का हमारा जो विषय है, हम पढ़ेंगे रासो काव्य के प्रामाणिकता पर विचार करेंगे कि जैसे कि इसके प्रमाण में क्या क्या कैसे कैसे लिखे गए थे। आज हम वो सब देखेंगे कि रासो काव्य कैसे लिखा गया और किसके द्वारा इसमें क्या क्या बताया गया है। तो आइए हम देखते हैं। रासो काव्य वीर कथात्मक रासो कृति उन चारण कवियों द्वारा रचित है जो किसी राजा के आश्रित व दरबारी कवि थे, यानी कि किसी राजा के दरबार में रहते थे, उनके आश्रय में पलते थे। उन्होंने आश्रयदाताओं के प्रशस्ति हेतु काव्य रचना की। इनका जो काव्य अतियुक्ति वर्णों का एवं काल्पनिक घटनाओं से भरा हुआ होता था। इन्हें ऐतिहासिक तथ्यों में अभाव था। वस्तुतः ये ऐतिहासिक रचनाएं नहीं हैं, अपितु काव्य कृतियां हैं। धार्मिक रासों काव्य धर्म परक घटनाओं एवं उपदेशों के आधार पर बना कर लिखे गए हैं। यद्यपि इनमें वीर रस दृष्टव्य उपदेशों के आधार पर बनाकर लिखे गए। यहाँ पे वीर रस दृष्टव्य, परंतु अंत इसका शांत रस हुआ। श्रृंगार परक रासो कृतियां नायक नायिका वियोग संदेश प्रेषण और पुनर्मिलन के संबंध में किया गया है। मतलब कि जो रासो काव्य है ये चारण कवियों के द्वारा किया गया है, जो किसी राजा के दरबार में रहते थे और उनके गुणगान करते रहते थे, उनकी प्रशस्तियां में अच्छे अच्छे लिखते थे और उनके बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण लिखते थे, जो कल्पना के आधार पे उसका कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं होता था। तो उनके बारे में आइए देखते हैं कि जो इसका उत्पत्ति हुआ वो कैसे हुआ। रासो शब्द का मूलतः राजस्थानी और ब्रज भाषा से हुआ है। राजस्थानी में युद्ध व कला के रूप में इसको माना गया है, और जबकि ब्रज में रासो को काव्य के एक विशिष्ट रूप माना गया है। रासों से मिलते जुलते कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग है, जैसे राशक, रासो, रामायण। कुछ विद्वानों ने रासों से रस की उत्पत्ति, रस से रासों की उत्पत्ति, यानी जो रस पढ़ते हैं उससे रासों की उत्पत्ति माना है। हिंदी के जो प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने रासों की उत्पत्ति रामायण शब्द से मानी है। अनेक विद्वानों का यही मत था, यानी कि जो इसके प्रमाण कुछ मिला नहीं था, तो इसलिए अनेक विद्वान अपने अपने अनुसार रासों की उत्पत्ति मानते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं। रासों का विकास रास या रासक शब्द से है। रास एक प्राचीन नृत्य है, जैसे कि जो रामलीला में जो कृष्ण लीला होता था ना, तो उसमें कृष्ण लीला कहते थे, रास लीला जिसे कहते थे, वो वाला रास है। तो इसके संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने भी अपना मत दिया। उन्होंने बताया कि जो रास है, रास या राशक से रासों की उत्पत्ति स्वीकार किया, यानी कि जो रास और राशक यहाँ बताया गया था, वो उससे उसकी उत्पत्ति मानते हैं। उनके अनुसार प्राचीन राजस्थानी अपभ्रंश में राशक का ही अगला रूप रासो हो गया, जिसमें मूलतः युद्ध संबंधित वर्णन प्रस्तुत किए हैं, जिसमें युद्ध का वर्णन है वो सब बताया गया है। इसका जो रूप है वो देखते हैं। अब तक आदिकालीन रासो साहित्य के अनेक रूपों का परिचय मिलता है। कहीं तो इसे धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है, जैसे रासो हमने पढ़ा होगा कि आदिकाल में उसमें धार्मिक प्रधानता है, जैसे तंत्र मंत्र, पाखंड, इनका बाहाडंबरों का बहुत सारे ऐसे वहाँ के जो लोग प्रजा थे वो भी उसे अगर कोई आपदा आती थी तो उससे भी तंत्र मंत्र के माध्यम से भगाते थे, वही उसमें, क्योंकि ये जो लिखा गया आदिकाल से ही है, तो इसमें हम देखेंगे धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है। कहीं पर वीर गाथाओं के रूप में प्रचलित है, यानी कि जो चंद्रप्रदाय द्वारा पृथ्वीराज रासो है वीर गाथा है, तो देखिए इसमें वीर गाथा का भी प्रयोग है। यद्यपि जैन रासो के काव्य, यानी कि जो जैन सिद्धनाथ जैन है, तो इसमें भी जैन रासो काव्यों का रचना शौर्य पराक्रम का वर्णन किया गया है। पृथ्वी की शताब्दी अतः वैराग्य और शांत रस, यानी तो पहले तो जो शुरू होगा वो वीर रस के साथ शुरू होगा, लेकिन जो इसका अंत होगा वो शांत रस और वैराग्य के साथ होगा। और इसमें श्रृंगार परक रस भी लिखे जा रहे थे, जैसे कि वियोग का पुनर्मिलन पर आधारित है। इसका जो वर्ग है वो 3 वर्गों में, वीर गाथात्मक रासों का, श्रृंगार परक और धार्मिक और उपदेशमूलक। तो देखते हैं। जो पहला है वीर गाथात्मक कृति, रासों के नाम से रचित है, रचित है। ये कृतियां मूलतः प्रशस्ति प्रधान चरित काव्य है। इस वर्ग के कवि अंतर्गत उन आश्रय कवियों
का उल्लेख किया गया है, जिनका उद्देश्य अपने आश्रयदाता राजा के चरित्र एवं गान करना, उनके शौर्य की अतियुक्तिपूर्ण वर्णन करना। वीरगाथात्मक रासो काव्य की प्रमुख कृतियां महाकवि चंद्रबरदाई का जो पृथ्वीराज रासो है, सारधर की हमीर रासो है, दलपति विजय की कुमार रासो है, जगनिक की प्रमाल रासो है, नल सिंह भाट की विजयपाल रासो है। दूसरा में देखते हैं जो श्रृंगार परक काव्य था। इसके अंतर्गत दो मूल हैं, जो संदेश रासक और नरपति नाल की विशल देव रासक, और मुंज रासो की जो रचयिता है वो अज्ञात है। और ये मतलब इसकी जो रचना है ये गेय यानी कि गा कर भी किया जाता है, और जो तृतीय वर्ग जैन आचार्य द्वारा रचित रासो कृतियां पर आधारित है। इन ग्रंथों में धार्मिक दृष्टि की प्रधानता, धर्म के संबंध, नीति और उपदेश के अंकन, यानी कि इसमें धर्म की प्रधानता है, धर्म की बातें की जाती हैं कि मतलब कि सच्चे मार्ग पे चलना, धर्म को अपने बढ़ावा देना, और उपदेश यानी कि इसमें उपदेश की बात की गई है, उपदेश देना। इस वर्ग के अंतर्गत आने वाली रचनाएं जिन दत्त सूरी की उपदेश रसायन रास, कवि आस्कू कृत की चंदबाला रास, जिन धर्म सूरी की जो रचना है स्थूलभद्र रास, आचार्य शालीभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास, विजय सेन रस के जो यहाँ पे है रेतम और रास। तो आइए जो प्रमुख रासो कृतियां हैं उसे देख लेते हैं। पहला वीरगाथात्मक रासो, इसमें वही है कि जो मतलब अपने राजा का गुणगान करते थे, तो उसके बारे में है, तो इसको विस्तार पूर्वक थोड़ा देख लेते हैं। आदिकालीन काव्य की विशेष प्रवृत्ति वीरगाथा काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रधान प्रवृत्ति मानकर इस काल का नामकरण वीरगाथा काल कहा, क्योंकि इसमें वीरों के बारे में है, शौर्य के बारे में बताया गया, इसलिए वीरगाथा काल। वीर काव्यों के रचित चारण और भाट थे, यानी जो चारण कवि थे अथवा इन्हें भाट कवि भी कहा जाता है, तो ये दोनों एक ही हो गए। राजा के विशेष आश्रित कवि होते थे, यानी कि राजा पे आश्रित यानी कि राजा के गुणगान करने वाले जो कवि रहते थे वही इस प्रकार की रचना करते थे। यहाँ पे देखिए इनका जो उद्देश्य था अपने आश्रयदाता राजा के चरित्र, उसके शौर्य पराक्रम, अन्य राजाओं की तुलना में अतियुक्तिपूर्ण वर्णन करना। इसी कारण इस काव्य के काल्पनिक तथ्यों का समावेश हो गया, ऐतिहासिक की रक्षा नहीं हो पाई। यद्यपि रासो ग्रंथों की प्रामाणिकता पर विद्वानों ने संदेह किया, यानी कि इसका जो काल्पनिक पूर्वाधारित था उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए विद्वान इसे अमान्य ठहराते हैं, नहीं मानते हैं, संदेह करते हैं कि ये प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है। इसका कारण यह है कि कई कृतियों का मतलब कई रचनाएं उपलब्धि नहीं है, जैसे हमीर रासो, परमाल रासो, इन दोनों ग्रंथों की कोई प्रति तक उपलब्ध नहीं है, क्या एक भी पृष्ठ उपलब्ध नहीं है। प्राकृत पैगलम में उपस्थित केवल 8 छंद के आधार पर हमीर रासो को रासो कृति में शामिल कर दिया गया। इस प्रकार प्रमाल रासो का प्रकाशन भी अल्लाह गायकों द्वारा गाए गए पद्यों के आधार पर किया गया। फिर इसमें है, आगे देखते हैं, इसमें समय समय पर विद्वानों ने इन रासो ग्रंथ को प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया, यानी कि जब इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला तो जो विद्वान है वो किस आधार पर इसे रासो ग्रंथ में रखे, उस पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। कभी कभी मतलब इनके रचना काल को लेकर विवाद उठा, कभी भाषा को लेकर, मतलब इनका एक भी पद चिन्ह नहीं मिल रहा, तो किस आधार पे हम करें। अब हमें यहाँ पे कुछ प्रमुख रासो काव्य मतलब जो रासो हैं उनकी देखेंगे, जैसे पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो और कुमार रासो। तो आइए देखते हैं पृथ्वीराज रासो। जो रासो काव्य परंपरा प्रतिनिधि एवं सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य स्वीकार किया है, यानी कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। इसके कुछ अंशों का अनुवाद यानी कि इसका जो ट्रांसलेट किया उसको कर्नल टाड और डॉक्टर हर्निल ने किया है, ये नाम याद रखिएगा। इसे महाकवि चंद्रबरदाई ने लिखा है, जो दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के सामंत राजकवि थे। चंद्रबरदाई एक मित्र की भांति सदैव पृथ्वीराज के साथ रहते थे। उन्होंने इस रचना का भी वर्णन किया है कि उनके द्वारा देखा गया, अनुभव किया गया है, यानी कि वो जो अपनी रचना में लिखे उनके साथ रहते थे, तो उसका मतलब यथार्थ वर्णन करते हैं।
और यहाँ देखेंगे जो चंद्रप्रदायी है उन्हें हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। उनकी जो कृति यानी कि जो रचना है हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है उसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यह प्रबंध काव्य की दृष्टि से एक श्रेष्ठ रचना है। यह ग्रंथ एक चरित्र काव्य जिसके अंतर्गत इस कृति की जो चरित्र नायक है वो पृथ्वीराज चौहान है, जिनके जीवन वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में उनके सभी नियमों का पालन किया गया जो परंपरागत शास्त्रीय ढंग से ग्रंथ प्रारंभ प्रस्तुत किए जाते थे, जैसे मंगलाचरण, विनय, सज्जन, प्रशंसा, रचना का उद्देश्य आदि। इस ग्रंथ के अलग अलग 4 संस्करण हैं, यानी कि 4 इसके अलग अलग भागों में बांट दिए गए हैं। प्रकाशन जो किया गया था इसका बृहत, माध्यम, लघु और लघुत्तम। बृहत संस्करण में 2500 पृष्ठ है, मतलब इसमें 2500 यानी कि मतलब 2500 मतलब इसमें मतलब पृष्ठ में भागों में बांटा गया है। इसके उपसमूहों में विभक्त है। इसमें मार्मिक प्रसंगों की अत्यधिक स्वाभाविक वर्णन हुआ है। रस की दृष्टि में काव्य युद्ध प्रधान वीर काव्य है, यानी कि इसमें वीर का प्रधान है क्योंकि इसमें युद्ध वर्णन का वो प्रस्तुत किया गया है ना, कि जब मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान लड़ते हैं, तो ये सब भी है, आपने हिंदी वाली कविता में पढ़ा ही था। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध कौशल, शौर्य, पराक्रम, अतियुक्तिपूर्ण वर्णन किया है। शहाबुद्दीन जो सुल्तान का सेना था, पृथ्वीराज के युद्ध का वर्णन करते हुए कवि पृथ्वीराज चौहान के युद्ध कौशल की विशेषता बताते हैं। तो कहते हैं कि थकी रहे सूर कौतुक गीगन रघन मगर भय शोघन हदी हरीश वीर जगे हुलस हेरू रंगीन नव नत वीर। अर्थात पृथ्वीराज चौहान के युद्ध कौशल एवं वीरता को देखकर सूर्य भी स्तंभित होना मतलब हो गया है। इस युद्ध के हुए नरसंहार से सारी धरती रक्त से भर गई। ऐसे युद्ध को योद्धा उल्लास से भरे उठे हैं। उनके चेहरों पर प्रसन्नता की लालिमा छा गई है। अगर आपको ये वाला नहीं याद आ रहा है तो अपने जो मतलब कविता पढ़ा था चंद्रप्रदायी द्वारा, तो उसमें से 2 पंक्तियाँ लिख के उसका भाव समझा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो अगला पार्ट है हम अगले वीडियो में देखेंगे। ऐसे जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ हिंदी सरोवर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।